जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे गिरिडीह जिला को और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे गिरिडीह जिला को। यहाँ से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे और पूरा तरीका से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चाहे इसका ऐतिहासिक स्वरूप हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे इसका जो बेसिक नॉलेज होता है गिरिडीह का, पूरा डिटेल से यहाँ से समझेंगे और वो आपका बहुत काम करेगा किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो एक बार इसे अच्छे से देखिएगा, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से समझते चलिएगा। एक्चुअली में देखिए, ये जिला को हम अच्छे से चलेंगे इसलिए, ऐसे तो सब जिला को अच्छे से चले हैं लेकिन इसको अच्छे से चलेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मेरे दोस्त रहे हैं जिनके साथ हम बहुत लंबे समय तक पढ़ाई किए। कुछ का तो इंटरव्यू भी है, भगवान करे अच्छा जाए और वो निकल जाए। उनका जो JPSC का भी इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत जीनियस लोग भी हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं, ठीक है। तो उन सब से बहुत सारा यहाँ का बारे में बहुत सारा गेन किए हैं, कुछ बातें को, कुछ वैसे फैक्ट जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताते चलेंगे इस ज़िले से। बहुत मज़े से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जीनियसों का एरिया है, मतलब यहाँ बहुत जीनियस लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, शेर शेरी सब यहाँ से जन्म लेते हैं। तो कुल मिलाकर इसको अच्छे से समझेंगे, अपने दोस्तों का अनुभव से जो सीखे हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे और जो हम पढ़े हैं उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिरिडीह जिला को, झारखंड धाम को ठीक समझने की कोशिश करते हैं। जैनों की ये तीर्थ भूमि रही है तो ये पवित्र भूमि भी है एक प्रकार से झारखंड के लिए। तो इसको डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ना गिरिडीह जिला का एक मैप बना लेते हैं। वैसे झारखंड का मैप बनाते हैं, फिर गिरिडीह जिला को दिखाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, यहाँ देखिए ये झारखंड है, ठीक है, और ये झारखंड है। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। एक्चुअली में ऐसा ना गड़बड़ ना बन जाए झारखंड। देखिए, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड एक बनाना ज़रूरी होता है। एक्चुअली में मैप बनाकर पढ़ने से थोड़ा इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज करें कि ये झारखंड का मैप है, ठीक है। वैसे तो अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमको समझना है। यहाँ पे कोई पेंटिंग तो हम करते नहीं हैं कि हम बता सकते हैं कि ये पूरा एग्जैक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप इतना समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड है। देखिए, सबसे पहले ये बताते हैं कि ये जो एरिया जोन पड़ता है ये आपका संथाल परगना पड़ता है। ये संथाल परगना पड़ता है, ठीक है। इसका मुख्यालय दुमका है। ये भी एक क्या है, परमंडल है। आपको पता है 5 परमंडल है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये जोन है। तो ये एरिया कौन सा है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर। ये दक्षिणी छोटा नागपुर है जिसका मुख्यालय रांची है। ये कोल्हान है, ये कोल्हान है जो सब लोग आप लोग पढ़े हैं। कोल्हान जो लास्ट में बना था 2003 में, इसकी मुख्यालय चाईबासा में पड़ती है। तो ये यहाँ पे है। ये आपका जोन हम पहले ही बता चुके हैं, ये वाला जोन पलामू है, ठीक है, पलामू जिसका मेदिनीनगर मुख्यालय है, ये हम बता चुके हैं। तो इस तरह से ये अगर देखें तो दक्षिणी छोटा नागपुर और ये पलामू, ये दोनों हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। पूरा इसका वीडियो दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं, हमको मेन पढ़ना कौन सा है, तो जो गिरिडीह है वो कौन सा एरिया में पड़ता है। तो अगर अच्छे से देखेंगे तो गिरिडीह जो है ना, ये एरिया में पड़ता है उत्तरी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा देखिए, ये उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है, ठीक है। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो हजारीबाग है, ठीक है। हजारीबाग है उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय। तो कहने का मतलब ना, यहाँ पे ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक बात समझ लेते हैं। उसके बाद हम गिरिडीह जिला को डिटेल से समझेंगे। क्या, गिरिडीह जिला को डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है, तो यहाँ से जो लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है, कौन सा नदी, दामोदर नदी, ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को भाग में, अलग अलग भाग में बांटने का काम करती है। और इस तरह से ये पश्चिम बंगाल में जाकर और फिर उसके बाद ये हुगली से आगे बढ़कर और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कुल मिलाकर यही जो है नदी 2 भाग में बांट देती है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया को। वैसे छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ना, वो 90% क्षेत्र है, लेकिन उसमें उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा है दक्षिणी छोटा नागपुर से भी, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है उसमें जिलों की संख्या अगर बोले तो जिलों की संख्या कितना है, तो इसमें 3 जिले हैं। कितने जिले, सॉरी
सॉरी, इसमें 7 ज़िले हैं, ठीक है। 3 ज़िले तो पलामू में है और आपका कोल्हान में है, ठीक है। यहाँ कितने ज़िलों की संख्या है? 7 ज़िलों की संख्या है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो एरिया होता है ना, ये कृषि के लिए फेमस भी है। अगर देखेंगे तो दक्षिण छोटा नागपुर में भी एग्रीकल्चर ही होता है। ये जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ये वाला जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, इसमें खनन कार्य ज़्यादा होता है और इसमें इंडस्ट्री ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन अगर उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर का बात करें तो इधर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, माइनिंग्स भी होता है, मतलब खनन भी होता है, क्योंकि इधर धनबाद और जो बोकारो क्षेत्र है वहाँ पे खनन भी होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस एरिया में जो क्या है कि इस एरिया में खनन के साथ साथ सब सर्वाधिक जो है वो कृषि कार्य होता है। जैसे आलू उलू जो होता है, प्याज व्याज होता है, गन्ना उन्ना का उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये हजारीबाग वाला क्षेत्र में होता है। और इसके अलावा भी जो इसके आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ भी इसका उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर ये एग्रीकल्चर से भरा पूरा हुआ एरिया है। कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर। अब इसकी और कुछ विशेषता बताते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर जो देखेंगे तो इसको 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये एरिया जो है उत्तरी छोटा नागपुर का 2 भाग बंटता है, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी, ठीक है। तो उत्तरी भाग जो होता है उसको कहते हैं निम्न भूमि, निम्न भूमि, ठीक है, भूमि, ये निम्न भूमि इसको बोलते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का उत्तरी भाग जो होता है ना उसको कहते हैं निम्न भूमि, और इसको बोलते हैं उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक है। अब ये उच्च भूमि जो है ये नीचे है, ठीक है। उच्च भूमि आपका कहाँ है? नीचे में है, ठीक है। और ऊपर में जो है निम्न भूमि है। यहाँ पर एक पारसनाथ पहाड़ है, गिरिडीह में ही पड़ता है, अभी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डेप्थ में पूछता है ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो झारखंड के किस क्षेत्र में है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के निम्न भूमि, दक्षिणी छोटा नागपुर की उच्च भूमि। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो है वो जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो कहाँ पे है? तो जो उत्तरी छोटा नागपुर के निम्न भूमि पर है, मतलब निचली भूमि पर है। वैसे देखने में तो लगता है ये ऊपरवा में है, लेकिन ऊपरवा में नहीं है, वो कहने का मतलब वो नीचे में है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? उच्च भूमि है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये छोटा नागपुर के बारे में हम थोड़ा बेसिक बताएं। ये जो झारखंड का जितने भी प्रमंडल हैं उसमें से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल है, जिसमें जिलों की संख्या 7 है और इसका मुख्यालय हजारीबाग पड़ता है। और ये 2 भाग में बटा हुआ है, निम्न भूमि और उच्च भूमि। उच्च निम्न भूमि पर पारसनाथ पहाड़ स्थित है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात था। और एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, माइनिंग्स भी, यहाँ खनन भी होता है, बड़का गांव क्षेत्र में भी खनन होता है, कृषि भी होता है, धनबाद बोकारो के साइड में इंडस्ट्री लगा हुआ है और खनन भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे खनन और जो आपका कृषि के क्षेत्र में एक समायोजित देखा जाता है, मतलब एक समान रूप देखा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। कितने जिले हैं? 7 इसमें जिले हैं, किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर में। तो ये हुआ थोड़ा सा बेसिक बात उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में। अब यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आज हमको देखना है गिरिडीह जिला को। गिरिडीह जिला पढ़ाते हैं ना तो पूरा रोंगटे खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत टैलेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम सोच रहे थे कि अगर वो सब मिल जाए तो वही सबसे पढ़वा देते हैं, ठीक है, गिरिडीह जिला को। लेकिन क्या है कि वो सब अभी खुद बिजी है। कहने का मतलब पढ़ाई करते थे, कोरोना के पीरियड के पहले पढ़ाई करते थे, लेकिन क्या है कि मतलब जो कोरोना आया बीच में तो कहने का मतलब सब दूर दूर हो गया। बहुत सारे दोस्त लोग पढ़ते थे साथ में, लगभग 3-4 साल तक, 4 सालों तक पढ़े थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे दोस्त तो होते हैं तो वो सब के लिए पसंदीदा होता है। अच्छा दोस्त सबको मिलना चाहिए, सबके साथ अच्छे दोस्त होना चाहिए। तो कहने का मतलब अच्छे दोस्त के पीछे में नाग वाला फन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कभी कभी होता है कि कोविड के महामारी के कारण या तो कभी किसी को लगा कि ये अगर मेरे साथ हो तो हम अच्छा पढ़ सकते हैं, तो किसी न किसी तरह से दोस्त लोग अपने से दूरियां बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन बहुत जीनियस होते हैं जो भी है। यहाँ के दोस्तों लोग को हम बहुत ये कहते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग होता है। मेरा छोटा भाई जैसा है यहाँ का, अमन शायद ऐसा ही कुछ नाम है, उसने इतना पॉजिटिव थिंक भरा हुआ है। अगर आपके पास लगता है कि हम मतलब डिमोरलाइज हो गए तो उस तरह का इंसान से मिलने से लगता है कि हाँ कुछ एनर्जी भरा, मतलब इतना पॉजिटिव इंसान हमने देखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पढ़ाते तो लगता है कि कुछ है, जिला में बहुत दम है, क्या जिला में दम है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। अगर यहाँ के हम ये भी बोल दिए कि अगर जेपीएससी फाइनल रिजल्ट दे तो हो सकता है मैं भी यहाँ से टॉपर हो, तो हम मिलाएंगे। अगर अगला इंसान मिलना चाहे
तो हम कोशिश करेंगे एक बार कि आप लोग को मिलाएं, ठीक है। तो दिखाएंगे आप लोग की सोच कैसा होता है लोगों को, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक हम देख लिए, वैसे इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बताए थे, लेकिन वास्तविकता ये जिले के बारे में हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी सी उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में हम बताएं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के एरिया में, आ जाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर में, ठीक है। और अंदर में आने से पहले जिला कैसे बना, गिरिडीह कैसे जिला बना, इसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका लोकेशन देख लीजिए, क्या इसका लोकेशन देख लीजिए, ये है कहाँ। तो देखिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है बहुत अच्छा से देखेंगे, ऐसे बड़ा सा एरिया है ये, ठीक है। तो ये एरिया देखेंगे ना, तो ये है आपका गिरिडीह। गिरिडीह हम अभी तक लिखना नहीं सीखे हैं, लेकिन ठीक ही है, ठीक है। तो पता नहीं, अब ऐसे बहुत सारे दोस्त थे लेकिन सिखाए नहीं लगता लिखने के लिए, लेकिन लिखे, ठीक है, ठीक है। गिरिडीह जो जिला है यहाँ पे है, ये लोकेशन जो शूट कर रहा है, ये लोकेशन जो दिख रहा है आपको, तो ये आपका गिरिडीह जिला है, ठीक है। और इसके बगल में इधर देवघर भी लगता है। ये जो एरिया है ना, ये देवघर का एरिया है। ऊपर में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जमुई का क्षेत्र होता है इधर, ठीक है, वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ना पूछता है कभी, अभी तक तो नहीं पूछा है। लेकिन इधर से सीरीज़ में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एरिया कौन सा लगता है, ठीक है, बिहार से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में ये बिहार के क्षेत्र से लगता है। ऊपर वाला क्षेत्र में जो है ना, इसका तीसरी जो क्षेत्र है वो बिहार से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये जिला जो है, मतलब आपको इस इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका सीमा जो है एक राज्य से लगता है, और वो कौन सा राज्य से है, तो वो आपका बिहार राज्य से सीमा बनाता है। तो ये गिरिडीह कैसे बना, कैसे इसका अस्तित्व में आया, ये इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, और आप भी इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम देगा, ठीक है। तो देखिए ये जो जिला है ना, सबसे पहले इस जिला को हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले झारखंड में जिलों की संख्या कितना हुआ करता था, तो 3। जब झारखंड का सबसे प्राचीनतम जिलों की संख्या अगर बोला जाए तो कितना होता था, तो 3 होता था। देखिए एक होता था आपका हजारीबाग, ठीक है, ये हजारीबाग था। एक आपका हो गया लोहरदग्गा, और एक हो गया आपका कौन सा, तो मानभूम, ये मानभूम हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये कब बना था, इस जिलाओं की जो स्थापना हुई थी वो 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1833 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि रांची है, सॉरी, ये जो लोहरदग्गा है वो अपना अस्तित्व खो दिया। कहने का मतलब ये जो जिला था वो जिला नहीं रहा, बाद में ये 1899 ईस्वी में रांची जिला के अंतर्गत हो गया, मतलब रांची को जिला बना दिया गया था। तो इसका अस्तित्व खो गया था। बाद में ये जो है वो कब बना, तो ये जो है 1983 ईस्वी में फिर से जिला के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। कौन सा, लोहरदग्गा। तो वो कहानी हम पहले बता चुके हैं। इसी तरह जो ये मानभूम क्षेत्र है, ये मानभूम क्षेत्र धनबाद बन गया, ठीक है। ये धनबाद बन गया कब, 1953 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1956 ईस्वी में, 53 ईस्वी में नहीं, 1956 ईस्वी में, ठीक है। कहने का मतलब ना यार, मतलब कल हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर आए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, लेकिन क्वेश्चन लीक हो गया। अब क्वेश्चन लीक हो जाने के बाद इतना दूरी गए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, लेकिन कहने का मतलब है कि जब गाड़ी से हम झारखंड इन भी नहीं किए, मतलब बिहार में ही थे, और क्वेश्चन पता चला कि लीक होने के कारण पेपर रद्द हो गया, तो थोड़ा सा अंदर से दुख लगा, और थोड़ा सा ये माइंड से जा नहीं रहा है बाहर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम कुछ बोल देते होंगे, आपको लगता होगा कि कुछ अलग टाइप का कभी बोल दे रहे हैं, एक आध बार गलती से मिस्टेक हो सकता है। कारण वही है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, हम बिलीव नहीं किए थे इतना अच्छा एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या करें, अब पेपर रिजेक्ट हो गया, फिर से लेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको तो पढ़ाएंगे ही, और सो भी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है 1956 ईस्वी में बना था, और ये लोहरदग्गा जो है वो कब बना था, तो ये आपका 1833 में बना, 99 में ये रांची बना, और फिर 83 में फिर से ये बन गया जिला। हजारीबाग के बारे में हमको जानना होगा, और इसी से बना है कौन, गिरिडीह। तो इसको डिटेल से समझना होगा। देखिए हजारीबाग की स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था। 1833 में बना था हजारीबाग, लेकिन संग्रहालय पास जाएंगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है 1834, तो कभी कभी 1834 भी दे देता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका अस्तित्व चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था हजारीबाग वो आज भी हजारीबाग है, ठीक है।
तो देखिए इसी से कट कर उत्तरी छोटा नागपुर का अधिकांशतः भाग जो है इसी से कट कर बना है, अधिकांशतः का लगभग ये सारा जो क्षेत्र है इसी से कट कर बना है। तो देखिए सबसे पहले इससे जो गिरिडीह हम पढ़ रहे हैं, तो गिरिडीह कैसे बना तो उसको दिखा देते हैं। देखिए इसी से कट कर जो गिरिडीह जो है, देखिए गिरिडीह जो क्षेत्र है ना वो कब बना था, तो स्थापना जो इसका हुआ था, अगर स्थापना देखेंगे तो 4 दिसंबर को, ठीक है 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी को ये गिरिडीह जिला बना था। 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी को ये गिरिडीह जिला बना था हजारीबाग से कटकर, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम बताते हैं डिटेल कि जब ये बना 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को, तो इसके बाद ना बहुत सारा लोग का कंफ्यूजन होता है कि जैसे धनबाद से कटा कौन, बोकारो, धनबाद से बोकारो कटा तो बोकारो का क्षेत्रफल बड़ा कैसे हो गया धनबाद से, तो इसका कारण लोग यहाँ से नहीं जोड़ पाता है, जिसके कारण गलतियाँ हो जाती है। कहने का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी क्षेत्र अगर कटता है तो वो अपने से छोटा क्षेत्र ज़्यादातर देगा, अपने पास एक बड़ा भूभाग रखता है। लेकिन ऐसा धनबाद के साथ हुआ था कि धनबाद का जो क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, बोकारो का। तो कहने का मतलब ऐसा कैसे हुआ, आखिर धनबाद से बना बोकारो तो फिर बोकारो बड़ा कैसे हो गया धनबाद से, तो इसका कारण गिरिडीह से जुड़ा हुआ है। गिरिडीह से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे कहने का मतलब जो गिरिडीह जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो गिरिडीह जो क्षेत्र है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो धनबाद से आपका धनबाद जो स्थापना हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो धनबाद है, धनबाद से बोकारो बन रहा था, ये बोकारो बन रहा था, ठीक है 1991 ईस्वी में, ठीक है 1991 ईस्वी में जब बोकारो बन रहा था ना, तो बोकारो बनने के समय में जो धनबाद का जो क्षेत्र था उसमें से इसको कितना ब्लॉक मिला, तो इससे इसको ध्यान में रखेंगे, इसका जो प्रखंड था, प्रखंड कितना मिला, 6 प्रखंड मिला। मतलब धनबाद से विरासत स्वरूप जो आपका बोकारो है उसको कितना प्रखंड मिला, 6 प्रखंड मिला। और ध्यान में रखिएगा ये जो गिरिडीह जो क्षेत्र है ना, गिरिडीह क्षेत्र से प्रखंड जो है इसको 2 मिला, ठीक है इसको 2 प्रखंड मिला। मतलब गिरिडीह से 2 प्रखंड मिला किसको, बोकारो को, और धनबाद से 6 प्रखंड मिला किसको, बोकारो को। इस तरह से बोकारो जो है आपका कितना 8 उसमें क्या हो गया, प्रखंड हो गया। लेकिन अच्छे से देखेंगे अभी वर्तमान में 9 प्रखंड है उसमें। जो गिरिडीह आपका जो बोकारो है उसमें कितना प्रखंड है, उसमें प्रखंडों की संख्या 8 नहीं है 9 है। एक अभी नया बना है उसका, मतलब नया क्या बना है, मतलब इसको गठन होने के बाद बना है वो, ठीक है। तो 6 प्रखंड जो है वो धनबाद से मिला था बोकारो को, और गिरिडीह से कटकर 2 प्रखंड किसको मिला था, तो 2 प्रखंड मिला था आपको किसको, तो ये बोकारो को मिला था। इस तरह से ये 8 प्रखंड इसको मिला था, किसको, ये गिरिडीह को सॉरी आपका बोकारो को मिला था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना प्रखंड गिरिडीह से बोकारो को मिला, 2 प्रखंड, कितना प्रखंड धनबाद से मिला तो 6 प्रखंड, कितना टोटल प्रखंड है बोकारो में तो 8 प्रखंड। तो कहने का मतलब ये जो 2 मिला ना गिरिडीह से, यही इसका बेनिफिट हो गया, क्या यही इसका बेनिफिट हो गया, जिसके कारण बोकारो का क्षेत्रफल बढ़ गया थोड़ा सा इससे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, समझने वाला चीज़ था जो हम यहाँ पे बता दिए और रखने का प्रयास किए। तो स्थापना देख लिए कि गिरिडीह कब बना, 4 दिसंबर, कहीं कहीं 6 दिसंबर भी लिखता है, ठीक है। तो कहीं कहीं 6 दिसंबर भी लिखता है, लेकिन ज़्यादातर किताब में लिखा है, पुस्तकें में लिखा हुआ है 4 दिसंबर 1972 को ये बना था। और इससे कट कर कुछ हिस्सा मतलब किसको मिला है, बोकारो को मिला है, जिसमें 2 प्रखंड इससे कट के हिस्सा के रूप में मिला था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो स्थापना देख लिए। अब इसके बाद ना इसका पूरा कॉन्सेप्ट को हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, कुछ भी चीज़ रटना नहीं है। देखिए आप लोग ना जितना कुछ पुस्तकें में लिखा रहता है सब कुछ पढ़ने लगते हैं, नहीं, जितना पूछा जाता है उसी को पढ़ने से फ़ायदा है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या मतलब रखता है। देखिए लाइव भी है लोग, लेकिन लाइव वाला लोग उल्टा पलटा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो है ना सही कमेंट करेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ से रोज़ बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग जितना है ना मतलब अच्छे से कमेंट कीजिए, एनर्जेटिकल टाइप का पढ़ाने दीजिए, ठीक है, और उल्टा पलटा कमेंट नहीं करानी, थोड़ा धुन देंगे पूरी तरीके से पकड़ के, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझे। और दूसरी बात, जो जितने भी लोग गिरिडीह के होंगे, अगर कुछ खास बात लगेगा कि ये बात हम नहीं बताएं, छूट गया गलती से, तो वो बात आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे कि किसी को लगे कि ये पढ़ने की ज़रूरत था तो वहाँ से देख लेगा, उसको भी काम बन जाएगा। लेकिन उल्टा पलटा कमेंट नहीं लिखेंगे कि कहने का मतलब उसकी गाय भुला गई, उसकी भैंस भुला गई है, ये सब दूसरा कुछ नीचे नहीं भरना है, ठीक है।
कहने का मतलब उसमें थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आ जाते हैं, तो स्थापना कब हो गया गिरिडीह का? गिरिडीह का स्थापना कब हुआ? तो 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को स्थापना हुआ। इसमें देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है ना 4800 कहीं मतलब 4853 इसका क्षेत्रफल है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादातर दिमाग में रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रफल पूछ देता है कभी कभी गलती से। तो इसमें जो क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 4853 है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ से कि कितना क्षेत्रफल है, 4853 इसका क्षेत्रफल है। अगर इसका संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर क्षेत्र देखेंगे तो इसमें एक ही है जो गिरिडीह खुद है संसदीय क्षेत्र। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, संसदीय क्षेत्र जो है एक इसका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर विधानसभा बोले, ठीक है, विधानसभा अगर इसमें बोले तो विधानसभा इसमें 6 है, ठीक है, इसमें विधानसभा 6 है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसमें जैसे इसका मतलब धनबाद जो क्षेत्र है वो है, ठीक है, फिर उसके बाद बागोदर है, फिर उसके बाद जमुआ है, ठीक है, जमुआ क्षेत्र ऊपर से लगता भी है, ठीक है, डुमरी है, गिरिडीह है और एक गाड़े है, ठीक है। इसका जो 6 क्षेत्र है वो आपका थोड़ा सा दिमाग में रखना है, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो है ना, मतलब एक जो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ शुरू में हम जो बोले थे, धनबाद क्षेत्र, ठीक है, धनबाद क्षेत्र में धनबाद का क्षेत्र से हमको याद आता है जब हम मैट्रिक में थे सबसे पहले जब मोबाइल लिए थे, ठीक है, तो सबसे पहला रॉन्ग नंबर यही धनबाद से आया था, ठीक है, कोई गर्ल्स का आया था। उसके बाद बहुत सारा मतलब दिमाग लोग खाने लगा था पूरा तरीका से, मतलब उस सबको लगता था राइट नंबर है, हम बोल रहे रॉन्ग नंबर है। पहली बार मोबाइल लिए आज ही टावर खुला और उसके बाद पहला रॉन्ग नंबर आया था यहीं से, ठीक है, गिरिडीह का धनबाद के क्षेत्र से, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम वो फ़ोन अपना पेरेंट्स को दे दिए, पापा को दे दिए, बोले आप ही संभालो, जो फ़ोन आ रहा है वो आप ही संभालो। फिर उसके बाद हम नया नंबर ले लिए, उसके बाद मेरे पास आज तक वही नंबर है फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला रॉन्ग नंबर यहाँ से आया था। तो 6 विधानसभा क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ये गिरिडीह का क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, इसका अनुमंडल, ठीक है। अब अनुमंडल जो है ना इसमें 4 है और चारों अनुमंडल उतना दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी गलती से ना पूछ दे, ठीक है। तो एक जो है खुद इसमें गिरिडीह है, एक है आपका डुमरी, ठीक है, एक गिरिडीह जो है, एक है डुमरी, एक खौरी महुआ है, ठीक है। अब खौरी महुआ पता नहीं कहाँ पे है इसमें, ठीक है। बागोदर, सिरिया बागोदर एक जगह है, तो सिरिया बागोदर भी इसका, खौरी महुआ, सिरिया बागोदर, फिर उसके बाद एक डुमरी और एक आपका गिरिडीह खुद हो गया। तो ये 4 इसका मतलब अनुमंडल है, जो बहुत अच्छा से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से कभी गलती से क्वेश्चन पूछ दिया तो काम यहाँ से आपका तमाम हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 4 अनुमंडल है। इसमें प्रखंड जो है, इसमें प्रखंड एक्चुअली में बहुत सारा गर्मी है, तो खिड़की जो है खुली हुई है, थोड़ा सा हवा उधर से सामने से मिल जाता है, बहुत गर्मी है, मतलब हम लाइट उट बंद करके केवल नीचे का लाइट जल रहा है मेरा, ठीक है। प्रखंड जो है वो इसमें 13 है, ठीक है, कुछ समय पहले 12 था, लेकिन अभी इसमें प्रखंडों की संख्या कितना है, तो इसमें 13 प्रखंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि कितने प्रखंड है, 13 प्रखंड है। अनुमंडल कितने हैं, 4 हैं। विधानसभा कितने हैं, 6 हैं। और संसदीय क्षेत्र जो है वो 1 है, खुद गिरिडीह का संसदीय क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात है जो दिमाग में रखने की ज़रूरत है, और नहीं भी रहे तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फोर्स से कि इसको रखना ही रखना है, ठीक है। कभी कभी गलती से, जैसे अगर जो इंटरव्यू दे रहे हों, जो मतलब बहुत लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हों, तो उनको पूछ देगा लिंगानुपात क्या है, तो 944 इसका लिंगानुपात है। ये कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो पूछ सकता है, क्योंकि जैसे खास करके महिला है तो उनको पूछ सकता है कि लिंगानुपात आपका जिला का क्या है, 944 के आसपास, 944 इसका लिंगानुपात है, कभी गलती से पूछ दे। लिटरेसी रेट भी इसका लगभग ठीक ही है, मतलब देखेंगे तो 63% जो है वो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन महिला लोग कम पढ़ती है। यहाँ पे 48% के आसपास में मात्र गिरिडीह में महिला लोग पढ़ी मिलेगी, लेकिन हाँ जो पढ़ती है वो एकदम आग लगाने जैसा पढ़ती है, मतलब आग लगाने जैसा मतलब बहुत बढ़िया पढ़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि महिला लोग जो पढ़ती है वो बहुत अच्छा, जैसे बिहार में लिटरेसी रेट कम है लेकिन जो पढ़ता है वो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसी तरह यहाँ
जो लड़कियां लोग का प्रतिशत कम है, 48% मात्र गर्ल्स पढ़ती है, लेकिन जो पढ़ती है वो बढ़िया पढ़ती है, ये चीज़ है। ठीक है, कहने का मतलब सब्जी मार्केट में आपको बेच देगी, इतना फिक्स है, मतलब ऐसे बोले। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ हो गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा बेसिक यहाँ पे बात हुआ किसका, गिरिडीह का। और थोड़ा सा इतिहास चलते हैं गिरिडीह का। ठीक है, देखिए गिरिडीह का कोई अपना इतिहास नहीं है कि गिरिडीह जैसे ऐतिहासिक स्वरूप इसका ठीक है, लेकिन अगर इतिहास से जोड़कर देखेंगे आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इतिहास निकलेगा लगभग वो हजारीबाग का इतिहास मिलेगा। लेकिन कुछ अब क्षेत्र अलग हो गया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका ऐतिहासिक स्वरूप। देखिए ऐतिहासिक स्वरूप जो है ना, इसका इतिहास देखते हैं। अब जो इतिहास है इसका, ये अगर देखे जाए तो सबसे पहले प्राचीन भारत का देखते हैं। देखिए प्राचीन भारत में देखेंगे तो इसका ऐतिहासिक स्वरूप में सबसे पहले आता है पारसनाथ का नाम। ठीक है, तो जो पारसनाथ पहाड़ी जो क्षेत्र है, आप लोग को पता है पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, देखिए पारसनाथ जो पहाड़ी है ना, ये आपका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र गिरिडीह में पड़ता है। और इसका नामांकन जो हुआ है पार्श्वनाथ के कारण हुआ है, जो 23वें गुरु जैन धर्म के थे। आपको पता है झारखंड को कहते हैं, ये आपका जो गिरिडीह का जो क्षेत्र है इसको झारखंड धाम कहते हैं। इसलिए झारखंड धाम कहते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र में जैन धर्मावलंबियों का बहुत अच्छा सैलाब यहाँ देखने को मिलेगा। और जैन धर्म का संबंध इस जिला से बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब पारसनाथ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे 24 तीर्थंकर, जैन धर्म में जो मुनि होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो जैन धर्म का जो तीर्थंकर हैं 24, उसमें से 20 तीर्थंकर का महापरिनिर्वाण जो यहाँ पे कहने का तो निर्माण प्राप्ति यहीं पर हुआ है। कहाँ पे, पारसनाथ में हुआ है। और पारसनाथ में ही आपको पता है जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, वो पार्श्वनाथ का जो महापरिनिर्वाण और अपना जो तपस्या, अपने ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर किए थे। और इसीलिए इस पर्वत क्षेत्र का नाम पारसनाथ पर्वत पड़ा है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको संवेद शिखर कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा कि ये पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है और कैसे है, फिर इसका ऐतिहासिक स्वरूप देखेंगे। देखिए ये विंध्यन पर्वत है, इधर ये जो एरिया है विंध्यन पर्वत का एरिया है। और विंध्यन पर्वत जो एरिया है ना, वो इस तरह से घुसती है। कहने का मतलब ये गढ़वा में घुसती है, फिर ये आपका यहाँ पे गुलगुपत में आपका सर्वत पहाड़ है, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है और ये चतरा साइड में एक पहाड़ पड़ता है, केलवा पहाड़, जो हंटरगंज में पड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आकाश लोचन है। ठीक है, ये चतरा पड़ता है। फिर हजारीबाग के क्षेत्र में कुछ पहाड़ी क्षेत्र पड़ते हैं और फिर आकर जो ये एरिया है वो गिरिडीह का आ जाता है। और गिरिडीह का जो निचली भूमि है उसमें पारसनाथ पहाड़ी पड़ता है। और इस पारसनाथ की ऊंचाई जो है वो 1365 क्या है, 1365 आपका मीटर है। ठीक है, फीट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये मीटर है 1365, 75 लिख दिए ना, 1365 मीटर है ये। और ये किस भूमि पर है, तो निचली भूमि पर है। ये पहले ही बता चुके हैं कि पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह का जो क्षेत्र है उसके ऊपर उत्तर वाला क्षेत्र में पड़ता है। मतलब कि अगर झारखंड को दो भाग में बांटते हैं तो गिरिडीह का अधिकांशतः क्षेत्र जो है निचली भूमि पर है और वही निचली भूमि में ये आपका पारसनाथ पहाड़ी पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये 1365 मीटर ऊंचा है, इसका ऊंचाई है। और 271वां स्थान ये स्थान रखता है कहाँ पे, पूरा भारत में। मतलब इसका पूरा भारत में ही पहाड़ का ऊंचाई जो है 271वां स्थान है। एक्चुअली में जो है ना आपका, जो आप देखेंगे कौन सा एरिया, जो आपका हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो वाला का खाली बर्फा ऊपर से गिरता है ना नीचवा में, तो वो इससे ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत आप चल जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया ऊंचा ऊंचा पर्वत दिखेगा। तो ये पर्वत है झारखंड का सबसे ऊंचा, लेकिन इसका स्थान 271वां है पूरा भारत में। आप समझ सकते हैं कितना छोटा है। ठीक है, जैसे जलप्रपात वाला बताए थे ना, हुंडू जल, ये आपका जो बूढ़ाघाट जलप्रपात पूरा झारखंड में इसका स्थान अगर देखेंगे पूरा भारत में तो इसका स्थान 21वां आता है। उसी तरह से इसका 271वां स्थान है पहाड़ का। ठीक है, और यही पहाड़ पर जो है वो आपके 23वें गुरु तीर्थंकर जो थे आपका जैन धर्म का, वो यहीं पर अपना तपस्या किए थे और ज्ञान की प्राप्ति किए थे पारसनाथ की संवेद शिखर पर। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 24 में से 20 का जो यहाँ पे हुआ था निर्माण प्राप्ति हुआ था। और निर्माण प्राप्ति जैन धर्म में होता है, उसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है वो जैन का एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल हो गया। अब इसी जो क्षेत्र में देखेंगे तो ये प्राचीन भारत का बात बता रहे हैं। अब इसी क्षेत्र में देखेंगे तो आधा मधुबन वाला क्षेत्र है।
अब मधुबन भी है, ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, पारसनाथ का जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको मधुबन कहते हैं। मधुबन और तपोवन में अंतर है। तपोवन जो है ना वो तपस्या करने वाला जगह में है, जो आपका कहाँ पे है, देवघर में। लेकिन मधुबन कहाँ पे है, तो मधुबन जो है ना वो आपका गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है। तो मधुबन जो क्षेत्र है ना वहाँ श्वेतंबर लोग, जो श्वेत कपड़ा पहनता है जैन धर्म में उसको श्वेतंबर कहते हैं, वो नीचे वाला क्षेत्र में रहता है। उपराम में सब दिगंबर लोग भी रहता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर दिगंबर श्वेतंबर दोनों वहाँ पे रहता है। कहाँ पे, पारसनाथ के क्षेत्र में। एक्चुअली में ना जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, जब मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो स्थूल भद्र के साथ में, सॉरी भद्रबाहु के साथ में ये चले गए थे, मगध को छोड़कर चले गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और वहाँ पे जाकर रहे थे। वहीं पर वो अपना जो मतलब संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। फिर बाद में जो वहाँ से भद्रबाहु के साथ में जितना लोग घूम कर फिर से वापस मगध में आया, वो सब क्या हुआ ना कि वो सब कहलाया दिगंबर। वो सब का वस्त्र फट गया पूरा, जब खत्म हो गया तो नेकेट हो गए थे, लंगे हो गए थे वो सब लोग। तो बोला जाता है कि वो सब दिशा को ही क्या मान लिए थे, मतलब अपना वस्त्र मान लिए थे। तो वो सब दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु के साथ रहे थे वो सब। और यहाँ जो मगध के क्षेत्र में अकाल के समय ही टिक गए थे वो सब थे श्वेतंबर। वो सब कपड़ा श्वेत कपड़ा पहनते थे और वो स्थूल भद्र के साथ थे। तो कहने का मतलब जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही टिक गया वो कहलाया क्या, श्वेतंबर। और जो भद्रबाहु के साथ में चला गया श्रवण बेलगोला क्षेत्र में और वापस में आया तो वो सब कहलाया क्या, तो वो कहलाया दिगंबर। और ये दोनों जो है ना वो इस क्षेत्र में रहते हैं। और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उन्हीं का बेटा बाहुबली थे जिनका श्रवण बेलगोला में मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, हर मतलब 12 साल में महाअभिषेक होता है, दूध से नहलाया जाता है 12 साल में। 2018 में ये हुआ है, 2030 में फिर से ये महाअभिषेक होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्राचीन स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है, किसका, तो ये गिरिडीह का क्षेत्र का। तो मधुबनी जो आपका क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट रखेंगे, मधुबन। ठीक है, मधुबनी नहीं, मधुबनी तो बिहार में, जो यहाँ पे है तपोवन कहाँ था, देवघर में, और मधुबन कहाँ है, तो ये आपका गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। प्राचीन भारत में से यहाँ से ही क्वेश्चन आता है और इसके अलावा यहाँ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यहाँ कुआं है जिसको बोला जाता है कि ये NH2 है, रोड NH2 जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है NH2, उस रोड पर एक कुआं है। उस रोड का कुआं बहुत फेमस है। बोला जाता है कि यहाँ के कुआं के जो जल पीने से लोग बीमार नहीं होता है, बीमार हो जाता है तो बीमारी ठीक भी हो जाती है, ऐसा लोग मानता है। यहाँ का कुआं का पानी जो है, जल जो है वो पूरा जो कलकत्ता तक जाता है। तो अगर कभी गलती से पूछ दे कि बताइए कि कौन सा जिला का ऐसा कुआं है जहाँ का पानी कोलकाता तक जाता है, इधर फिर दिल्ली एरिया तक जाता है, तो वो गिरिडीह का है जहाँ का कुआं का पानी जाता है। पता नहीं अब वो गंगा से भी पवित्र है क्योंकि स्थली तो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि इस तरह का स्थिति बने। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये प्राचीन स्वरूप देखें तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ए पागल लड़का लोग गजब का कमेंट कर रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दिए, तो हम क्या करें बताओ, पढ़ाने के छोड़ के तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी संभाल लें। कहने का मतलब कि यार हमारा सब वो काम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी संभाले। गजब कमेंट करता है यार। शादी हो जाएगा बाबू बेरोजगारी टाइप का, तो पता है सास का गाली देगी। मतलब एक गाना सुना देते हैं, मतलब बहुत बढ़िया गाना है, सास गाली, तो ऐसा गाना है, सास गाली देवे ससुर जी पेल देवे, बहुरिया डोज देवे ससुरार गेंदा फूल। यही सुनते रहेगा ज़िंदगी भर बेवकूफ़। कहने मतलब पढ़ ले चुपचाप। मतलब लिख रहा है यहाँ पे कि सर मतलब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, हम क्या करें बताओ। ये सब सिस्टम है बाबू। कहने का मतलब है ना, देखो हमारे महान सर हैं, वो बोलते हैं कि अगर लाइफ में सक्सेस करना ना तो तितलियों के पीछे नहीं भागो, क्योंकि तितलियाँ में जो ना वो सब हवा चलता है ना, तो जैसे आज तुम्हारे साथ चिपकी, कल कहने का मतलब वो फिर हवा चलेगा किसी और के साथ चिपकेगी, फिर कहीं हवा चला फिर किसी और के साथ चिपकेगी, फिर हवा चला फिर किसी और के साथ चिपकेगी, फिर हो कर ले रहा ना ऐसे करके कि कब ससुरी आएगी, कभी नहीं वापस आने वाली है। तुमको क्या लगता है बेवकूफ़? पढ़ ले चुपचाप, पढ़ ले, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर चिपकाए हुए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ दी। अरे अभी हम बोले थे उल्टा पल्टा कमेंट मत करना, थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। क्या प्रेशर बना हुआ है और उल्टा पल्टा कमेंट कर रहा है, नहीं चलेगा। लाइव मतलब यहाँ पे सुन रहा है तो बढ़िया से समझो इसको यार।
कहने का मतलब कुछ भी जो उल्टा पलटा लिखता है। कहने का मतलब लड़कियां, पता है ज़्यादातर, हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जानते हैं गर्ल्स का एक नेचर है, मतलब वो कभी भी अपने माँ बाप को होती नहीं है, तुम्हारी ससुरी कैसे हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा बात है, गर्ल्स किसी की नहीं होती है, माँ बाप की तो खुद भी नहीं करती है। मतलब अगर मतलब शादी की है अपने पसंद से, तो झूठों कान पूरा रोएगी, मतलब जाने समय माँ को दिखाने के लिए रो रहे हैं, अंदर हम गड़िया में चढ़ने के बाद तो फिर खुश से खुश रहेगी। अरेंज मैरिज की उपरों में 2-4 बार रोएगी, 2-4 मिनट, उसके बाद गड़िया में चढ़ने के बाद ना, उसके बाद तो उसके मौजे मौज है उसका। तो कहने का मतलब वो सब सोचती कुछ नहीं है, वो सब में डेयरिंग इतना रहता है ना, उस तरह से बनो। कहने का मतलब उसमें त्याग करने की भी क्षमता बहुत होता है सब में, ठीक है। तो कहने मतलब एक बार ससुराल जाई, फिर कभी नहीं सोचेगी माँ बाप को खाली फ़ोन से याद करेगी। तुम्हारा ससुराल में 10 दिन रखेंगे, रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो सब रह जाती है। कारण क्या है, उस सब में डेयरिंग बहुत है, समझा। लिखता उल्टा पलटा, हम यहाँ पढ़ा रहे, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ कुछ और अपना धुन में चल रहा है। गनवा याद कर लेना, काम देगा। चलिए, अब प्राचीन भारत ये हो गया। अब मध्यकालीन इतिहास का देखते हैं। देखिए मध्यकालीन में इसका क्या रोल रहा है। ये जो क्षेत्र है ना, मतलब उपरहा वाला जो क्षेत्र है, तो तुगलक काल में, मतलब जो तुगलक काल में यहाँ पे जो तुगलक काल के शासक थे वो सब इस क्षेत्र में आक्रमण किए थे, और तुगलक वाला लोग जो है गांवा और सतगांवा को बांटा था। अब देखिए, अब हम मिडिएबल इंडिया आपके ऊपर में छोड़ते हैं कि गांवा और सतगांवा को कैसे बांटते हैं, गांवा कहाँ है, सतगांवा कहाँ है, और उसके बाद वो तुगलक काल का कौन सा शासक था जिसने गांवा और सतगांवा को अलग किया और उसमें से सतगांवा के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि गांवा और सतगांवा को किसने डिवाइड किया मध्यकालीन भारत में, और कौन किसको राजधानी बनाया। क्योंकि एक क्षेत्र आपका कोडरमा में पड़ता है और एक क्षेत्र आपका गिरिडीह में पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ का क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको बताना कि मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक था जो इसको अलग अलग तोड़ा था, गांवा और सतगांवा को तोड़ा था, और उसके बाद अपना सतगांवा के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ये मध्यकालीन भारत का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। आप बताएंगे तुगलक वंश का कौन सा शासक था, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद आधुनिक इतिहास देखते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आधुनिक, ठीक है। आधुनिक इतिहास हम तीनों अलग अलग बात दिए हैं। आज प्राचीन वाला बता दिए, जैन वाला, फिर मध्यकालीन में आपका काम दे दिया आधुनिक भारत। देखिए आधुनिक भारत में सबसे बड़ा यहाँ पे एक योगदान होता है। यहाँ पे कुछ वैसा खास तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि 1857, देखिए इसका जो क्षेत्र है हजारीबाग से लगा हुआ था, इसीलिए सबसे पहले अगर 1857 का जो क्रांति हुआ था, 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें सुरेंद्र शाही जो हैं वो यहाँ से क्या किए थे, मतलब इस हजारीबाग के क्षेत्र से नेतृत्व किए थे 1857 का क्रांति का, जो इस समय ये भी क्षेत्र इसमें शामिल था। तो 1857 के समय में ये क्षेत्र इसमें शामिल था। कौन सा, गिरिडीह का क्षेत्र इसी में शामिल था। किसमें, तो ये आपका हजारीबाग का क्षेत्र में। तो इसीलिए सुरेंद्र शाही का नाम भी यहाँ से जुड़ता है। कहाँ से, तो गिरिडीह से जुड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं आप यहाँ पे, कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, निर्मल चंद्र बनर्जी, ठीक है, निर्मल चंद्र बनर्जी होते हैं। ये क्या करते हैं कि कहने का मतलब एक पत्री छाटते हैं, स्वाधीन भारत का एक पत्री जो है वो खंभे पर चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। स्वाधीन भारत नाम का एक पत्रिका जो है वो खंभे पर चिपकाने का काम करते हैं। मतलब ये मतलब क्रांतिकारी स्वभाव के रहते हैं। कौन, निर्मल चंद्र बनर्जी, जो यहाँ पे क्रांतिकारियों को एक प्रेरित करके और आंदोलन में आगे बढ़ने में साथ देने के लिए अग्रसर करवाते हैं। कौन, निर्मल चंद्र बनर्जी, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो आप देखेंगे जो मनोरंजन गुहा करके एक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। मनोरंजन गुहा ठाकुरदा, मनोरंजन गुहा ठाकुरदा जो होते हैं ना, वो धन मुहैया कराते हैं क्रांतिकारियों को कि क्रांति जो है वो पूरी तरीक़ा से जोर जबरदस्त करो। कहाँ पे, तो ये मतलब गिरिडीह के क्षेत्र में, और पूरा फिरंगियों को ढूंढ कर निकालो, मतलब अपना एरिया से कोई भी किसी को छोड़ना नहीं है, एक को मतलब पूरी तरीक़ा से सबको बाहर करो, मतलब एक भी क्रांतिकारी यहाँ नहीं हो सकता है। तो 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। 1913 ईस्वी में क्या होता पता है, ठीक है, सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। बीपीएससी पूछा था, कल परसों पेपर हुआ, उसमें पूछा था कि मतलब गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी।
सैन फ्रांसिस्को USA अमेरिका में, ठीक है। तो 1913 में उसी समय यहाँ पे बनर्जी जो थे, ठीक है, निर्मल चंद्र बनर्जी, ये क्या किए थे, तो ये मतलब इसकी स्थापना किए थे, यहाँ पे जाकर पत्री चिपकाने का काम किए थे, स्वाधीन भारत नाम की पत्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर मनोरंजन गुहा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि मनोरंजन गुहा का संबंध कहाँ से, तो गिरिडीह से। और एक है जो दादाजी हैं, ठीक है, ये ठाकुर दा हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 आदमी आधुनिक भारत से संबंधित है। और सुरेंद्र शाही का भी थोड़ा संबंध यहाँ से दिमाग में रखेंगे क्योंकि उस समय ये अलग नहीं हुआ था, ये इसी में इन्वॉल्व था। वैसे पूरा आधुनिक भारत में 1872 के पहले तो ये हजारीबाग ही हुआ करता था। तो कुल मिलाकर ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, सुरेंद्र शाही का भी संबंध कहीं ना कहीं गिरिडीह से रहा है और 1857 के क्रांति से रहा है। तो ये ऐतिहासिक थोड़ा सा पक्ष था जो यहाँ पे रखने की ज़रूरत था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो तीनों इतिहास खत्म हो गया। अब इसका कुछ कुछ हम देखेंगे, जैसे खनिज जो है, खनिज यहाँ से क्या मिलता है सब। अब खनिज पर्यटन स्थल देखेंगे, खनिज देखेंगे, नदी देखेंगे, और उसके बाद कुछ बांध दूंद है वो सब देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर खनिज जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए, इसके बगल में अभ्रक का क्षेत्र है, तो अभ्रक यहाँ पे मिलेगा। तो मेन अभ्रक होता है, डोलामाइट भी कुछ कुछ मिलता है, चूना पत्थर भी आपको कुछ कुछ एरिया में मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर मेनली जो है इसमें अभ्रक यहाँ पे मिलता है गिरिडीह के क्षेत्र में। और ऊपर वाला क्षेत्र कुछ बहुमूल्य पत्थर भी मिलता है। तीसरी जो क्षेत्र है ना, तीसरी का क्षेत्र वाला एरिया में ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण पत्थर मिलता है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण पत्थर मतलब कीमती पत्थर, मतलब कुछ कॉस्टली पत्थर यहाँ पे मिलता है, स्टोन मिलता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। और मेन है जो अभ्रक के लिए ये भी एरिया जाना जाता है क्योंकि इसके बगल में जो है वो लगता है कौन, तो आपका कोडरमा एरिया लगता है, तो इसका जो क्षेत्र है वो इसके लिए जाना जाता है। तो खनिज में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, बस आप खनिज में याद रखेंगे कि अभ्रक और कुछ यहाँ पे कीमती पत्थर यहाँ पे मिलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उद्योग जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो उद्योग में यहाँ डाबर उद्योग है एक, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे उद्योग अभी फिलहाल नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से जो गिरिडीह क्षेत्र है वो थोड़ा कमज़ोर है, मतलब कम उद्योग यहाँ लगा हुआ है। हालांकि 24 लाख आबादी है इसके पास, आबादी 24 लाख है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र का विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पे विकास हुआ है, जिसमें एक डाबर उद्योग का नाम आता है। फर्नीचर उद्योग कुछ कुछ यहाँ पे लगाई गई हैं जो नहीं पूछता है, डाबर वाला कभी पूछ देता है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि डाबर उद्योग है, ठीक है। अब यहाँ पे नदी देख लेंगे, ठीक है। नदी जो इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। कितना टाइम हुआ यार, कितना घंटा का हुआ, ठीक है। अच्छा चल रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ ये जो क्षेत्र है, एक्चुअली में हम अकेले हैं तो देखना पड़ता है कि चल रहा है कि ठीक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नदी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो नदी है ना, ये नदी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी में से एक आ जाता है। कौन सा नदी, तो ये आपका जो ऊपर से आता है बराकर नदी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। जो बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग वाला क्षेत्र से निकलती है और ये गिरिडीह से प्रवेश होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। बैरमो अय्यर, ठीक है, ये सब बांध जो है ना वो इसी पर है। बैरमो अय्यर जो है वो गिरिडीह में ही पड़ता है और इसी नदी पर ये बांध बनाई हुई है। तो कभी गलती से पूछ दे बैरमो अय्यर कहाँ पे है, तो गिरिडीह में। किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। ज़्यादातर एरिया जो है ना गिरिडीह का वो बराकर नदी पर ही है। क्या, बराकर नदी पर ही है। लेकिन जो है कुछ एरिया आपका आगे जाकर देखेंगे तो नीचे में आएंगे तो जो आपका दामोदर नदी है उस क्षेत्र में भी कुछ कुछ पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर एरिया पर बसा हुआ है, बराकर नदी पर ही ये बसा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और एक क्यूल नदी, ठीक है, क्यूल नदी, ठीक है। अब ये जो क्यूल नदी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूल नदी जो है ना बराकर नदी ऊपरहा से निकल के निचवा में आती है ऐसे, ठीक है, और निचवा में बहते हुए नीचे जाती है। और यहाँ पे जो है वो धनबाद में जाके कहाँ मिलती है, तो धनबाद में जाकर आपका दामोदर मतलब दामोदर नदी में मिल जाती है। तो ऊपरहा से निकलती है, निचवा में आती है। लेकिन क्यूलवा नदी है ना, ये क्यूल नदी जो है वो यहाँ से मतलब आपका जो गिरिडीह है उससे निकल कर ये ऊपर की ओर जाती है
ऊपर की ओर बिहार में जाती है और गंगा में मिलती है। ऊपर से आ रही गंगा ऐसे करके जो साहिबगंज से ऐसे जाती है, उस नदिया में ये जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा क्यूल नदी भी कहाँ से निकलती है, तो ये गिरिडीह से निकलती है और ये कहाँ जाती है, तो गंगा में जाकर ये मिल जाती है और गंगा से मिलकर ये आगे की ओर प्रवाहित होते हुए ये आगे बंगाल की खाड़ी में मतलब मिलती है। तो ये आप जानते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बराकर नदी, क्यूल नदी जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहे हैं। सकरी नदी का क्षेत्र वैसे नहीं पड़ता है, सकरी नदी जो है ना, सकरी नदी वो झारखंड का शोक कहा जाता है, वो इसका एरिया में नहीं पड़ता है। थोड़ा बड़ा अफवाह क्षेत्र यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये इधर की नदी है, ठीक है। मतलब कि ये कोडरमा के क्षेत्र में और इधर की नदी है, तो यहाँ से इसका संबंध ज़्यादातर नहीं है। तो ये नदी हो गया, उद्योग हो गया, खनिज हो गया। अब इसका ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पर्यटन देखेंगे। जो पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्यटन, क्योंकि पर्यटन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको झारखंड धाम कहा जाता है। झारखंड धाम गिरिडीह को कहा जाता है, इसका मतलब पर्यटन दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से वही पूछेगा जो पहले बता चुके हैं। जैन मूल्यों का एरिया है तो कौन है, तो ये आपका गिरिडीह है, जहाँ पर 20 का महापरिनिर्माण मतलब निर्माण प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मधुबन कहाँ है, तो यहीं पर है। हरिहर धाम कहाँ पर है, तो यहीं पर है। हरिहर धाम भी कभी पूछे तो कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है। झारखंड धाम कहाँ है, तो गिरिडीह में, गिरिडीह को ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना एक मेला लगता है, ठीक है, लंगेश्वर मेला, खड़गडीहा क्षेत्र में लगता है, लंगेश्वर बाबा मेला, ठीक है। अब हम देखे नहीं है मेला, हम जाकर कैसा लगता है, लेकिन नाम तो अटपटा है, लंगेश्वर बाबा मेला। कहाँ लगता है, तो ये मतलब खड़गडीहा में लगता है। और खड़गडीहा जो है ना वो कहाँ पे है, तो ये गिरिडीह में ही पड़ता है। तो लंगेश्वर धाम मेला या बाबा मेला वो यहाँ लगता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ जाकर। ये भी पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पारसनाथ पहाड़ी तो है ही, ठीक है, तो ये भी आपको देखने लायक है। मतलब हमारे दोस्त लोग ज़्यादातर कबूतरी पहाड़ के एरिया के थे। एक कबूतरी पहाड़ जैसा भी एरिया है वैसा पूछेगा नहीं, कबूतरी पहाड़ भी इधरे पड़ता है गिरिडीह में, वो पहाड़वा जाके चढ़ सकते हैं, ठीक है। लोग फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पर जाता है। वैसे पहाड़िया में एक को पेड़ पौधा नहीं है, खाली अत्थर पत्थर है बाकी, लेकिन उसके बाद भी मतलब पर्यटन के दृष्टि से कबूतरी पहाड़, नाम कुछ नहीं अटपटा लगता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में कबूतरी का मतलब बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कबूतरी पहाड़ भी क्षेत्र है, घूमने वाला क्षेत्र है, ये जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछता है, उसरी जलप्रपात, उसरी, ठीक है, ये उसरी जो जलप्रपात है ना वो गिरिडीह में है। उसरी जलप्रपात कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पर्यटन स्थल की दृष्टि से इन सब जो जितने भी बात बताएं सब ये गिरिडीह का ही है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया पर्यटन स्थल, नदी हो गया, उसके बाद यहाँ पे उद्योग हो गया, खनिज हो गया। एक होता है वाहन निबंधन संख्या। वाहन निबंधन संख्या मतलब ना पुलिसवन को खाली यही पता रहता है कि वाहन निबंधन संख्या कितना है। वो जैसे हजारीबाग में आएंगे ना J2 है, आप कहने का मतलब J10 वाला गाड़ी घुसा दिया तो लगेगा कि ये तो बहुत दूर का है, सब लपेट लेना चाहिए, तो लपेट भी लेगा। तो इसका वाहन निबंधन संख्या जो है ना, वाहन निबंधन संख्या JH11 है। क्या इसका जो वाहन निबंधन संख्या है JH11 है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि वाहन निबंधन संख्या गिरिडीह का कितना है, तो JH11 है। और कहने का मतलब ना एकमात्र ये जिला है जो पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने का मतलब ना ये जो होता है ये अपना तापमान को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा झारखंड क्षेत्र में योगदान देता है। कहने का मतलब ये सब जो जिला है, एक इसी तरह का जिला आपका रामगढ़ साइड है, रामगढ़, और एक ये जिला गिरिडीह, ये जिला दोनों ना मतलब वन बढ़ाता ही नहीं है, पता नहीं जंगल लगाना छोड़ दिया क्या ये सब। अरे भाई जंगल उंगल भी लगाओ, गिरिडीह वाले लोग सुन रहे हैं थोड़ा जंगल लगाओ यार, और अगर रामगढ़ वाला भी सुन रहा है तो तुम लोग भी जंगल लगाओ यार, क्योंकि जंगल जो है ना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब जब तक पर्यावरण सही नहीं रहेगा तब तक हम और आप सही नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब इसकी बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये जो दोनों जिला है ना, ये वन सर्वेक्षण आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें नकारात्मक पहलू यहाँ से देखने को मिलेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है ये दोनों जिला। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा लगाता ही नहीं है। मतलब यहाँ 2-2 साल का रिपोर्ट, अगर पिछला रिपोर्ट 19 वाला देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये जिला बढ़ाया नहीं, गिरिडीह में जंगल नहीं बढ़ा, कहने मतलब रामगढ़ में जंगल नहीं बढ़ा। भाई जंगल लगाओ, जंगल है तब मेरी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो ये जंगल का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यही एरिया में है। आप लोग बताएंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर कम करना है तो आप कैसे करेंगे, ये जिला बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन है, आप कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेंगे इस जिला से, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कमेंट करके हमको बताएंगे। तो ये थोड़ा सा बात यहाँ पर हुआ गिरिडीह से। वैसे हम कुछ यहाँ से छोड़ तो नहीं रहे, कहने का मतलब साक्षरता बता ही दिए। एक थोड़ा सा याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व भी कभी गलती से पूछ दिया, वैसे बड़ा सा जिला है तो जनसंख्या घनत्व जो है वो इसका ज़्यादा नहीं है, वैसे थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे 900 कुछ लिखता है जनसंख्या घनत्व 943, लेकिन हमको लगता है कम होना चाहिए, ठीक है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसका, लेकिन थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लगभग गिरिडीह बताएं। गिरिडीह जी एक चीज़ जैसे पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है, गिरिडीह। लेकिन एक पॉजिटिव बात है यहाँ का ना, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे स्वच्छ शौचालय जो है वो गिरिडीह का है। गिरिडीह का सबसे स्वच्छ शौचालय, मतलब स्वच्छ शौचालय का मतलब कि जो बाथरूम है वो साफ़ सुथरा रहता है यहाँ का, एक पॉजिटिव बात है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से गिरिडीह से ध्यान में रखेंगे। और गिरिडीह जो है ना, यहाँ पे नगर निगम जो बना है, 9 नगर निगम अभी हो गया हाल फिलहाल में, तो इसमें गिरिडीह को देखेंगे ना तो गिरिडीह जी का जो नगर निगम है वो आपका 9वां लास्ट वाला बना है, वो 2017 में बना था, 2017 या 19 होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 2017 या 2019। ये सबसे अंतिम जो नगर निगम है वो कौन बना है, गिरिडीह बना है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत अच्छा से इसको हम कोशिश किए कि जो पूछा जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन गिरिडीह से बनता है, वही सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किए। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग का प्यार अगर सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जितना भी जिला है, जिला बाय जिला एक अच्छा बुक आए और पूरा झारखंड दर्शन का जितना सीरीज हो उसको एक समाहित करके आपको दिया जाए। और डाटा कुछ ऐड हो सकता है तो वैसा किया जाए, ये मेरा प्रयास है, लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है, मेरी पूरी टीम देने वाली है। हम इसी जिला के कुछ टॉपरों को से भी मिलाएंगे जो आपको बहुत सारा नॉलेज भी देंगे, कोशिश तो करेंगे। अब अगर अगले लोगों का अगर अनुमति ना मिले तो फिर तो अलग बात है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के टैलेंट को आपके सामने लाएं और आप लोग को बताएं कि इस तरह की सोच रखने के बाद आप अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, ये पूरा कम्प्लीटली ये वीडियो और ये क्लास को हम अपने दोस्तों को समर्पित करते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत प्यारे दोस्त हुआ करते थे। अब थोड़ा सा क्या है कि कोरोना ने सबको दूर दूर कर दिया, तो बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन हो सकता है ये वीडियो सब तक पहुँच जाए, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्तों की तरफ से मेरा आप लोग सबको शुक्रिया, और बहुत तरह अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सफलता श्योर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।